students, welcome back to English Master. Today we are going to cover another part of the chapter, the French Revolution, the chapter of class 9 history book, and we'll be beginning with the topic, the outbreak of the revolution. So here we are going to begin with Louis XVI called an assembly of the State General to pass his proposal to increase taxes on May 5th, 1789. तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, जब उसके ऊपर बहुत सारा बोझ आ जाता है तो अब उसके पास कोई और रीज़न नहीं रहता, तो वो टैक्स को इंक्रीज करना उसकी मजबूरी हो जाती है और वो एक मीटिंग बुलाता है जिससे कि वो टैक्स इम्पोज कर सके. द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच who were seated in rows facing each other on two sides while 600 members of the third state had to stand at the back. तो हमने क्या सीखा कि we learned that here even third state was not given that importance as first two states were given importance because they both were seated और 600 मेंबर्स जो थर्ड स्टेट के थे उनको पीछे खड़ा करने के लिए कह दिया गया. और क्या थर्ड स्टेट में सिर्फ एजुकेटेड मेंबर्स को ही लिया गया, जिसमें पीजेंट्स, आर्टिसंस, वेमेन, उन सबको डिनाई कर दिया गया कि दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस असेंबली. एंड दिस थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स ओनली. और क्या वोटिंग थी इसमें, वो उसी ढंग से होने वाली थी जो उनके पहले के प्रिंसिपल्स सेट थे कि हर स्टेट को 1-1 वोट करना है, लेकिन थर्ड स्टेट के कुल मिलाकर एक ही वोट होगा. मीन्स दे डिड नॉट हैव इंडिविजुअल राइट टू वोट, तो उनका एक ही वोट काउंट होना था ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ देयर थर्ड स्टेट. तो इससे क्या हुआ, जैसे ही उनको ये बताया गया कि दे विल नॉट बी एबल टू इंडिविजुअली वोट, दे डिनाइड, उन्होंने कहा कि हम अब वोट नहीं करेंगे और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते जो आपने इसमें प्रपोजल दिया है. तो उन्होंने किंग के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और जितने भी मेंबर्स थे वो असेंबली को प्रोटेस्ट में छोड़कर बाहर चले गए. और 20 जून को थर्ड स्टेट ने क्या किया, दे ऑल असेंबल्ड इन एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्साइल्स वेयर दे वर डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज अ नेशनल असेंबली. और उन्होंने वहां पर क्या किया, उन्होंने वहां पर कॉन्स्टिट्यूशंस को ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जो मोनार्क की पावर थी वो लिमिटाइज हो गई. जो राजा था, किंग लुइस था, उसकी पावर लिमिटेड हो गई. इन दिस पिक्चर वी कैन सी पीपल टेकिंग ओथ इन द टेनिस कोर्ट. यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग बिजी थे, अंदर बिजी थे. व्हाट दे वर डूइंग, दे वर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन बाहर क्या चल रहा था, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ठंड होने की वजह से उनकी सारी फसल जो थी वो क्या हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी. और उससे दैट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द प्राइस. जो पैसे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे फूड ग्रेन के, और बेकर्स ने भी जो है सप्लाईज को थोड़ा बहुत ग्रेट प्रॉफिट के लिए उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया था. लोग क्या करते थे, दे विल स्टैंड इन द क्यूज इन फ्रंट ऑफ बेकरीज. और वहां पर जो क्राउड थी, जो एंग्री वेमेन और मेन की, दे वुड स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स. और उसी टाइम क्या हुआ, किंग ने ऑर्डर किया ट्रूप्स को कि वो पेरिस को मूव करे. और वो कौन सी डेट थी, जुलाई 14 थी, जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं. तो वो बेस्टाइल फोर्ट के पास वो जो एजिटेटेड क्राउड होती है, वो बजाय किंग की बात को सुनने के वो गुस्सा करके कहाँ चली जाती है, बेस्टाइल फोर्ट पर चली जाती है. वो फर्स्ट पेज जो हम पीछे पढ़कर आ चुके. तो मीराबियो जो था उसने थर्ड स्टेट को जो था वो लीड किया था, और वो एक प्रीस्ट था, लेकिन उसकी सोच दूसरे प्रीस्ट जैसी नहीं थी. उधर कंट्री साइड में जो गांव होते हैं उनमें भी गांव से गांव, विलेज टू विलेज, व्हाट हैपेंड, एक रूमर स्प्रेड हो गए कि जो मैनर्स होते थे लॉर्ड के, जो जमीन के, तो वो क्या थे, देवर ऑन देयर वे, वो जा रहे थे किस लिए, देवर गोइंग टू डिस्ट्रॉय दी क्रॉप्स. तो इस डर से किसान जो थे वो उन्होंने क्या किया, जितने भी उन्हें कैसल्स मिले उन पर अटैक कर दिया. और उन्होंने जहां जहां उनको अनाज मिला उन्होंने फूड ग्रेन को अटैक करके अपने कब्जे में कर लिया, और उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स को जला दिया. और बहुत सारे लोगों ने उस टाइम में क्या हुआ, दे इवन माइग्रेटेड. कहाँ को माइग्रेट कर गए, नेबरिंग कंट्रीज की तरफ वो लोग माइग्रेट कर गए. फिर क्या हुआ, ऑन अगस्त 4, 1789 को फ्रांस ने एक लॉ पास किया और उसने कहा कि ये जो फ्यूडल सिस्टम है इसको हम एनीमोर वी विल नॉट कंटिन्यू इट. और जो क्लर्गी थे, जो पुजारी थे, उनके भी प्रिविलेज उनसे छीन लिए गए. एथिस जो थे वो एबॉलिश कर दिए गए, और जो चर्च की लैंड थी वो भी उनसे कन्फिस्केट यानी कि छीन ली गई. तो दिस ऑल हैपेंड इन ड्यूरिंग दिस टाइम. अब आगे हम देखते हैं क्या होता है.
फ्रांस बिकम्स अ मोनार्की। फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। जैसे आजकल हम ग्रेट ब्रिटेन में देखते हैं कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन वो एक मोनार्की है। क्वीन एलिजाबेथ इज द क्वीन ओवर देयर, राइट। लेकिन वो किसे फॉलो करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। सेम वे अब फ्रांस भी वैसा ही कंट्री बन जाता है। सो व्हाट हैपेंस हियर, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। ठीक है, 1791 में वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि हम अब किसे क्या करेंगे? लिमिट कर देंगे। किसकी पावर को? मोनार्क की पावर को लिमिट कर देंगे। और पावर्स अब किस में बदल चुकी थी? पावर्स बदल चुकी थी इसमें, ज्यूडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। तो यहां से शुरू होती है लेजिस्लेचर जो 745 मेंबर्स का था, जो नेशनल असेंबली थी। ये कौन लोग थे? ये वही इलेक्टेड लोग थे जो कि थर्ड स्टेट के प्रॉस्परस मिडिल क्लास थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने वोट डालकर इन सबको अपने कंट्रोल में ले लिया और इन सब के ऊपर किससे बिठा दिया? जुडिशरी को बिठा दिया। तो इसमें वोटिंग में जो इन्वॉल्व हुए वो कौन सिटीजन्स थे? वो एक्टिव सिटीजन्स थे। एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिनकी एज 25 ईयर्स से अबव होती है। वो मेन होते हैं एंड दे शुड बी एबल टू पे 3 days wages as the amount of tax which has to be paid on monthly basis। और पैसिव सिटीजन्स इसमें इंक्लूड नहीं किए गए थे। वो कौन थे? वो लोग थे जिनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले गए थे। वो अबाउट 3 मिलियन मैन थे क्योंकि उनके पास उतना अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता था जो कि वो एज अ टैक्स पे कर दें। और उसमें बिलो 25 जितने लोग थे वो इंक्लूड थे। चिल्ड्रन एंड वीमेन वर ऑल्सो वर नॉट द पार्ट ऑफ द वोटिंग, सो दे ऑल वर पैसिव सिटीजन्स। तो इस तरह से देखते हैं कि 1791 में जो होता है, पावर जो होती है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड नेशनल असेंबली के पास पहुंच जाती है। और इसमें ये सब कौन लोग होते हैं? ये सब एक्टिव सिटीजन्स इन्वॉल्व होते हैं जो 3 days की लेबर वेज और 25 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर चुके हों। ये सब एक्टिव सिटीजन्स होते थे और यही टैक्स पेयर्स भी होते थे। सो दिस इज हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स ओवर द किंग लुइस 16। इस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व क्या क्या था? इन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। तो हम राइट्स डिक्लेयर करेंगे जो कि मैन और सिटीजन के यहाँ पर होने चाहिए। तो उन्होंने क्या क्या राइट किए? राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सारे के सारे इन्होंने कहा ये हमारे नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स हैं जिन्हें कि कोई हमसे दूर नहीं कर सकता। मीन्स ये हर किसी का नेचुरल राइट है और ये सब के द्वारा फॉलो किए जाएंगे। तो इस तरह से ये सारे राइट्स लोगों को दे दिए जाते हैं और किंग लुइस 16 की पावर जो होती है वो लिमिटाइज हो जाती है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। 1791 में नेशनल असेंबली कंप्लीट अपना ड्राफ्ट कर लेती है और वो मोनार्की पावर यानी कि किंग लुइस की पावर को कंट्रोल कर लेते हैं। पावर जो होती है वो 3 जगह डिवाइड हो जाती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। और हम देखते हैं कि उस नेशनल असेंबली को के लॉज को बनाने की पावर मिल जाती है। और ये नेशनल असेंबली किससे बनती है? वोटर्स से बनती है। वो वोटर्स कौन होते हैं? एक्टिव सिटीजन्स होते हैं जो कि इलेक्शंस के थ्रू चुने जाते हैं। क्लियर? अब क्या होता है? फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। सो अंडरस्टैंड द मीनिंग। मोनार्की मीन्स पावर इन वन हैंड जो कि किंग लुइस 16 था, और उसके बाद क्या हो जाता है? वो पूरी तरह से हट जाती है और किंग क्या बन जाता है? सॉरी, ये फ्रांस क्या बन जाता है? एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। दैट मीन्स अ country where people have right to elect their representative। तो इसमें होता क्या है? किंग लुइस 16 जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन उसको साइन करना पड़ता है। वाई? क्योंकि उसको नेशनल असेंबली से फोर्स पड़ती है कि इफ ही विल नॉट बी पेइंग दिस अमाउंट व्हाट विल हैपन? ही वोंट बी एबल टू कंटिन्यू एज अ किंग। बट किंग डिडंट लाइक दिस आइडिया। तो वो क्या करता है? वो जाता है प्रूशिया जो कि उसका पड़ोसी कंट्री होता है, जैसे अब हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। वो वहां जाता है और उनसे हेल्प मांगता है और वो ऑस्ट्रिया भी जाकर हेल्प मांगता है। अब दोनों कंट्रीज उसको हेल्प देने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रूशिया इसलिए हेल्प देना चाहता है बिकॉज ही डजंट वांट टू सी पीपल इन हिज नेबरहुड कंट्री रिवोल्टिंग। ही ऑल्सो हैज अ फियर इन हिज माइंड कि अगर ये लोग रिवोल्ट कर रहे हैं तो मेरे कंट्री में देखकर भी यहाँ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन रॉयल जो
नेशनल असेंबली होती है वो बहुत चालाक होते हैं, उन्हें पहले ही अंदाज लग जाता है कि दीज पीपल आर गोइंग टू अटैक ऑन अस एंड आर गोइंग टू स्नैच आवर पावर्स बैक। तो वो क्या करते हैं, असेंबली जो होती है वो वोट करती है 1792 में, और वो प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के खिलाफ क्या करते हैं, वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। और फिर क्या होता है, बहुत सारे वॉलेंटियर आते हैं और वो उनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं आर्मी को, और वो सब जाकर एक सॉन्ग गाते जाते हैं जो कि फ्रांस का नेशनल सॉन्ग है, जो आज भी गाया जाता है, जिसे हम फ्रेंच में ला मैक्सेजियस, जिसे कि रोजर डे लाइजिल ने कंपोज किया था, वो लोग गाते हुए वहां से आगे बढ़ते हैं। और ये जगह का नाम है, मर्सेयस इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर दीज पीपल मार्च एंड दे सिंग दिस सॉन्ग, सो दिस सॉन्ग बिकम्स द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं और प्रूशिया और ऑस्ट्रिया दोनों कंट्रीज को हरा देते हैं। लेकिन अब क्या होता है, फिर एक चेंज आता है 1791 में। लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो सिर्फ रिचर सेक्शन को ही मिले हुए हैं सोसाइटी में, क्योंकि ये सोसाइटी जो थी वो प्रॉस्परस लोगों के, थर्ड स्टेट के जो प्रॉस्परस लोग थे उसे चला रहे थे। तो तभी क्या होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स इमर्ज होकर आने लगते हैं, और उनमें से एक क्लब होता है जैकोबियन क्लब। ये देखिए, जैकब क्लब जो होता है इसके नाम से ये स्टार्ट होता है, और इस क्लब में बहुत सारे एक्टिव मेंबर होते हैं। और वो जैकोबियन क्लब जो होता है वो लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का होता है, मतलब इसमें वो लोग हैं जो गरीब हैं, जो प्रॉस्परस सेक्शन को बिलोंग नहीं करते। तो इनमें कौन लोग आते हैं, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, और ये सारे लोग आते हैं। और ये क्या करते थे, इन्होंने कहा कि हम स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स को पहनेंगे और उन्हें नी ब्रीचेस को नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो किसकी, वो प्रॉस्परस सेक्शन को बिलोंग करती हैं। इस कलर को उन्होंने जो है क्या है, अपना फ्रीडम माना, और उन्होंने कहा कि ये वो कलर है जो हमारी लिबर्टी को सिंबलाइज करेगा। अब हम देखते हैं जैकोबियन क्लब जो होता है वो पावरफुली इमर्ज होकर आता है। नेशनल असेंबली से अब पावर किसके पास शिफ्ट हो जाती है, कन्वेंशन के पास शिफ्ट हो जाती है। तो हमें याद रखना है, पहले पावर किसके पास थी, किंग के पास थी, फिर किंग से निकलकर किसके पास आ जाती है, किंग के निकलकर आती है नेशनल असेंबली के पास, और अब उसके जैकोबियन क्लब यानी कि कन्वेंशन के पास आ जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, उस टाइम को हम रीन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं। उसमें हुआ क्या क्या था वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो रेन ऑफ टेरर का जो पीरियड था वो 1793 से शुरू होकर 1794 तक चला, और इसमें जो पॉलिसी थी वो क्या थी, सीवियर कंट्रोल था, और इसमें पनिशमेंट भी लोगों को दिया जाता था। जैसे नोबल्स, क्लर्गीमैन, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन ऑफ हिज ओन पार्टी वर अरेस्टेड, imprisoned and then even tried to be revolutionary ट्रिब्यूनल। तो यहाँ क्या होता था, ये लोग क्या करते थे कि अगर इनकी फॉर्मेशन में कोई भी लोग, चाहे वो कोई भी हो, क्लर्गी हो, नोबल हो, कोई भी हो, अगर वो उनको रिवोल्ट करता था या उनके खिलाफ जाता था तो उसे देशद्रोही कहकर वो उसको मरवा दिया करते थे। और उन्होंने मरवाने के लिए एक सिस्टम चलाया था जो गुलेटिन के नाम से फेमस हुआ था। और गुलेटिन क्या होती है, वो एक डिवाइस होती है जिसमें 2 पोल्स होते हैं और एक ब्लेड होता है। और फिर वो क्या करते थे कि कोई भी इंसान अगर उसको नहीं मानता था तो ये इस 2 पोल वाली डिवाइस में, गुलेटिन जिसका नाम था, उसमें वो इंसान की नेक को फंसाकर और उसको क्या करते थे, ऊपर से वो गुलेटिन ब्लेड जो था वो उसकी बॉडी पर चला देते थे और उसकी डेथ हो जाती थी। इसका नाम गुलेटिन क्यों रखा गया, क्योंकि ये गुलेटिन ने ही इन्वेंट की थी। और जैकोबियन क्लब की ये सारी चीज़ें किसके अंडर में हो रही थी, ये जो घटनाएं हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो दिस ऑल वॉज हैपनिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबिस्फायर। तो हम देख सकते हैं उसने क्या किया, उसने सब चीज़ों को इक्वल लेवल पे रखने के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को स्टार्ट किया। अब इक्वल वो यहाँ क्यों रखना चाहता था, ऐसा नहीं था कि वो लोगों की हेल्प करना चाहता था कि चीज़ें इक्वलाइज रहेंगी, लेकिन नहीं, वो ऐसा इसलिए करना चाहता था कि लोग जो हैं कोई भी उससे ऊंचा ना उठ पाए, और लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, एवरीथिंग शुड बी इक्वली डन। और उसने क्या किया, जो मॉन्सेनियर और मैडम, ये जो 2 ट्रेडिशनल तरीके थे लोगों को एड्रेस करने के, उसने बदल के क्या करवा दिए, कहा कि ये फ्रेंच में ही काउंट किए जाएंगे या कॉल आउट किए जाएंगे, जो कि सिटोयन
और सिटोयन के नाम से थे। उस टाइम में उसने क्या किया, चर्च बंद करवा दिए और बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, उनको बैरक में बदलवा दिया या फिर ऑफिसेस में बदलवा दिया। और उसकी ये पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा रफ एंड टफ थी कि उसके ही सपोर्टर जो थे वो उसके खिलाफ हो गए। और एक दिन लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने जुलाई 1794 को उसको अरेस्ट कर लिया और अगले दिन उसी गुलिटन, जिस गुलिटन से दूसरे लोगों को मारा जाता था, उसकी भी डेथ हो गई। अब क्या होता है, जब एक पावर जाती है तो दूसरी पावर फिर से आ जाती है। अब देखिए कुछ भी स्टेबल नहीं है फ्रांस में। अब कौन सी, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब इसमें क्या होता है, एक और नई डायरेक्टरी आ जाती है जो फ्रांस को रूल करती है। ये किसके बाद आती है, जैकोबियन गवर्नमेंट के बाद आती है। ठीक है, जैकोबियन क्लब का एंड हो जाता है। उसके बाद ये पावर किसने छीन ली होती है, वेल्दियर मिडिल क्लास से पावर छीन ली जाती है, चली जाती है और एक और कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। देखिए पहले पावर किंग के पास आती है लुई 16, उससे शिफ्ट होकर असेंबली के पास आती है और असेंबली से शिफ्ट होकर जैकोबिन क्लब के पास आती है। हमें मालूम है असेंबली जो थी वो प्रॉस्परस लोग थे, लेकिन जो जैकोबिन क्लब था वो कौन थे, पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट था। ठीक है, अब पावर उससे शिफ्ट होकर फिर से किसके पास आ जाती है, डायरेक्टरी के पास आ जाती है। यहाँ कितने लोग रूल करते हैं, यहाँ 5 लोग रूल करते हैं। वाई 5 क्योंकि उन्होंने देख लिया जैकोबिन क्लब में जब रॉबेस्पायर अकेला रूल कर रहा था तो वो डिक्टेटर टाइप था और वो सारे फैसले अपनी मर्जी से लेता था, जिससे लोगों ने पसंद नहीं किया। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब जो डायरेक्टरी रूल्स है, ये डायरेक्टरी कितने लोगों की होनी चाहिए, देयर शुड बी एटलीस्ट 5 मेंबर्स सो दैट वी कैन मैनेज विद द सिचुएशंस। तो उन्होंने उसको स्टार्ट किया। और उसी टाइम में एक और क्या हुआ, ये जो था, इन्होंने सोचा तो ये था कि ये सेफ गार्ड हो जाएंगे इस तरह से, पावर जो है वन मैन पावर ना हो करके जैसे जैकोबिन्स की थी। अब ये क्या होगी, हम पावर को बांट देंगे 5 लोगों के बीच में। लेकिन हो क्या रहा था, जो डायरेक्टर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनमें और इन 5 लोगों में बनती नहीं थी। वो कुछ कहते थे और ये कुछ कहते थे, तो पावर जो थी वो गड़बड़ाने लग गई। जो एक कंट्रोल होता है वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई वहां पर, वो कंट्रोल प्रॉपरली बना नहीं। इसलिए क्या हुआ, इस वजह से एक और डिक्टेटर जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, ये इंट्रोड्यूस हुआ और इसके बारे में हम चैप्टर के लास्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, ये कौन था और इसने क्या किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन चेंजेस की वजह से गवर्नमेंट में जो फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें तो ही पॉलिटिकल मूवमेंट उस टाइम होते रहे पूरी सेंचुरी में, जब तक कि इन लोगों का रूल रहा। अब बात आती है, डिड विमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। उस टाइम में क्या विमेन ने भी रिवॉल्यूशन किया? तो हम देखते हैं कि चैप्टर के स्टार्टिंग से ही वुमेन जो होती हैं वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट रहती हैं हर जगह। जब लोग अंदर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल टेनिस कोर्ट के अंदर बैठकर वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, तब भी हम देखते हैं कि लेडीज़ आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली एंड ऑल। और फिर उन्हें क्या किया गया, लेकिन जो थर्ड स्टेट की वीमेन थी उनका लिविंग स्टैंडर्ड अभी भी रेज नहीं हुआ था। वो अपनी लाइफ को या तो लॉन्ड्रीज में या फ्लावर बेचकर या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचकर मार्केट में या फिर छोटे मोटे डोमेस्टिक सर्वेंट बनकर काम किया करती थी। और उनको जो था नोबल और वेल्दियर मेंबर्स जो थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने अपनी लड़कियों को अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा लिया था और उनकी शादी भी अरेंज कर दी थी। लेकिन जो वर्किंग वुमेन थी उन्हें अपनी फैमिलीज़ की, कुकिंग की, सब चीज़ की देखभाल करनी पड़ती थी। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये सेक्शन जो था वो अभी भी प्रॉस्परस नहीं हुआ था या उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिले थे। अब होता क्या है, इनकी वॉइस को रेज करने के लिए इन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर बनाने स्टार्ट कर दिए। और इस क्लब में कितनी अराउंड 60 विमेन जो थी वो क्लब्स में केम अप हुई और उन्होंने बहुत सारी फ्रेंच सिटीज़ में जो है अपने आप को एग्जिस्ट कर लिया। तो इसमें देखिए, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। तो ये मोस्ट फेमस वाले क्लब हुआ करते थे जो लेडीज़ के बनाए हुए थे। और इसमें इनकी डिमांड क्या थी, ये चाहती थी कि उन्हें भी पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, क्योंकि अब तक उन्हें वोटिंग के राइट्स नहीं दिए गए थे। तो एक विमेन जो थी वो डिसअपॉइंट हो चुकी थी इस कॉन्स्टिट्यूशन से, जो 1798 में 91 में प्रेजेंट हुआ था और उसमें पैसिव सिटीजन्स की गिनती में उनको भी डाल दिया गया था। इसलिए वो चाहती थी कि उन्हें भी राइट टू वोट मिले और वो भी जो इलेक्शन असेंबलीज हैं उनका हिस्सा बन पाएँ। उसके बाद क्या हुआ, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ लॉज इम्प्लीमेंट किए और उसमें उन्होंने
उन लाइव्स जो है वुमेन की लाइव्स को इम्प्रूव किया। अब उन्हें क्या किया, उन्हें एजुकेशन राइट्स दे दिया, उन्हें उनकी पहले क्या करते थे, उनकी मर्जी की शादी नहीं करते थे, अगेंस्ट देयर विल दे विल गो एंड दे विल मैरी देम। अब उन्हें आज़ादी मिल गई कि वो शादी कर सकती हैं। पहले लोग उनको डाइवोर्स नहीं देते थे, मीन्स ये लीगल नहीं था, दे कुड नॉट गो एंड टेक डाइवोर्स इफ दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी विद द पर्सन दे आर गेटिंग मैरिड। तो वो अब लीगल हो चुका था, वो जाकर अपना कोर्ट केस कर सकती थी, फाइल कर सकती थी और वहाँ से उन्हें लीगली डाइवोर्स मिल जाती। और उनको जॉब्स के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी थी, आर्टिस्ट, और वो स्मॉल बिजनेस भी चलाने लगी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपलिफ्टमेंट हो जाता है। इन्होंने लगातार बहुत लंबे टाइम तक अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो है कंटिन्यू आवाज उठाती रही। जो रेन ऑफ टेरर था जो हमने पीछे पढ़ा, उसमें भी इन्हें जो है बैन कर दिया गया। उस समय उनसे कहा गया कि तुम कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं बनोगी और तुम्हारे क्लब्स जितने भी हैं वो इंक्लूडिंग अदर क्लब्स, उन सबको रेन ऑफ टेरर के दौरान जो है बंद कर दिया गया था। तो बहुत सारी औरतों को गिरफ्तार भी किया गया था और उनको सजा भी दे दी गई थी। तो ये चलते चलते इतना लंबा चला कि वोटिंग राइट्स जो थे और इक्वल वेजेस जो थी वो 200 सालों तक भी उस कंट्री में नहीं आ पाई। तो ये फाइट जो थी वोट की वो बहुत लंबे टाइम तक चली। कब तक चली ये देखिए आप डेट, अब आपको लगेगा ये बिल्कुल प्रेजेंट डेट है, 1946 तक चली। तब कहीं जाके फ्रांस में लेडीज को राइट टू वोट मिला। So students, we will be covering till here. Remaining part of the chapter I will cover in part 3. Till then, take care. Do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated.